क्या आप भी महसूस करते हैं कि बच्चा आपकी बात नहीं मानता है और उसके जिद्दी और चिड़चिड़े व्यवहार से आप भी चिंतित हैं? तो यह पॉडकास्ट है आपके लिए। मैं रश्मि माहेश्वरी कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम ये समझेंगे कि बच्चे की जिद के पीछे कारण क्या है और इस सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करें। तो इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आचार्य शेखर पांडे। तो आचार्य जी, आजकल ये सब बहुत सुनने में और देखने में आ रहा है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, और बहुत सारे पेरेंट्स की, व्यूअर्स की हमारे ये क्वेरी भी है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन मैं इसकी शुरुआत थोड़ा सा एक अलग तरीके से करूँगा। हम कितने ईगोइस्टिक हो चुके हैं कि हम इसलिए परेशान हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, लेकिन हम ये नहीं समझना चाहते कि वो बच्चा बात मान क्यों नहीं रहा। ज़िंदगी की जिस तरह की आपाधापी इस समय हो चुकी है, जिस तरह का पेशेंस लेवल पुअर हो चुका है, जिस तरीका का जो इकोसिस्टम, अभी फैमिली इकोसिस्टम जिस तरह का बना है, उसके चलते ये सारी चीज़ें स्वाभाविक हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप और हम छोटे थे हमारे माता पिता को तकलीफ़ नहीं आई होगी। स्वाभाविक है, ग्रूमिंग ट्रेनिंग जो होती है वो थोड़ा सा एक टफ प्रोसेस है। प्रश्न ये है कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता है ये, या हम बच्चे को समझा नहीं पाते। तो मैं इसको ऐसे कहूँगा, बच्चे का बात मानना तभी संभव है जब वो बातों को समझे। तो यहाँ बच्चों से माता पिता परेशान हैं, ये तो उद्घाटित हो गया। मेरे पास भी बहुत सारे इस चीज़ को लेके सवाल आते हैं, 1 to 1 भी बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि बच्चा माँ बाप से कितना परेशान है? उसके पास तो कोई टूल्स, कोई टेक्नोलॉजी, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई नॉलेज ऐसा नहीं है कि वो अपने माँ बाप को हैंडल कर सके। लेकिन माता पिता के पास तो एटलीस्ट इतना ज्ञान, इतना अनुभव, इतना समझ है कि वो बच्चे को हैंडल कर सकें। तो ऐसी स्थिति में इस रिश्ते को, जो पिता माता और बच्चे का रिश्ता है, जिसको आप पेरेंटिंग कह रहे हो, पेरेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल खुद माता पिता का है। पहले हमें अपने आप पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हो क्या रहा है, यदि आप देखें कि फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है। पहले 2 बच्चे देखने में मिलते थे, आजकल 1 बच्चा देखने में मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी लेने की बात है कि हम माता पिता की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, हम अपने सास ससुर की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे, हम अपने भाई बहन की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। तो ऐसा नहीं है कि पहले लोग ले सकते थे और आज नहीं ले सकते। हो क्या गया है कि हमारे अंदर पेशेंस का लेवल जो कमज़ोर हुआ है, उसके कारण हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। अब बच्चे एक ऐसी जिम्मेदारी कि वो आपकी अपनी चाहत भी है, तो बच्चा आपने जन्म दे दिया, बच्चा आपके यहाँ आ गया ईश्वरी कृपा से। लेकिन अब हम चाहते हैं उसको रिमोट की तरह चलाना, चैनल की तरह बदलना, जबकि वो प्रकृति हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग है, हर बच्चा अपनी तरह में अलग है, हर व्यक्ति अपनी तरह का अलग है। तो हमें बच्चे को हैंडल करने के लिए उसकी प्रकृति को और अपनी प्रकृति, ये दोनों पे काम करने की आवश्यकता है। आज यदि आप देखें कि जो जैसे न्यूक्लियर फैमिली है, अब उस न्यूक्लियर फैमिली में माता भी चली गई काम के लिए, नौकरी चाकरी पे, पिता भी चले गए अपने बिजनेस पे, कामकाज पे, तो बच्चे के पास कोई भी नहीं है। दूसरा, बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाते समय पे वो एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जो है वो जी रहा है, कहाँ? स्कूल के अंदर। अब ऐसी स्थिति में जब वो स्कूल में भी दबाव में चल रहा है, तो वो उस दबाव के जो रिपरकेशन होते हैं, उस प्रेशर के जो रिपरकेशन होते हैं, वो घर में आके जो है एक्सप्रेस करता है। अब ऐसी स्थिति में जब आप खुद थके हारे पहुँचे हो, पति आपके थके हारे पहुँचे, उस समय बच्चे के जो रिपरकेशन आते हैं या जो डिमांड्स आती हैं या जो फ्रस्ट्रेशन उसको आ रही होती है, हम उसको सेटल करने की बजाय हम उसके साथ बार्टर कर लेते हैं। बार्टर कैसे कर लेते हैं? अच्छा तुम मोबाइल ले लो, या चलो अच्छा तुम थोड़ी देर टीवी देख लो। तो एक्चुअली हमने जो टीवी दिखाना या मोबाइल दिखाने की उसको आदत डाली है, वहाँ उससे ज़्यादा उसको ज़रूरत एक पिता के संरक्षण की थी, एक माँ के प्यार की थी। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको हमने एक बार्टर कर लिया कि तुम ये कर लो इतनी देर, ताकि तब तक मैं सेटल हो जाऊँ। अब इस स्थिति में आप देखिए कि मैं इसको एक फ़िलॉसफी की तरह लेता हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो कोरे कागज़ की तरह होते हैं। जैसे कोरा कागज़ होता है जिसमें कुछ ना लिखा हो। अब उस कोरे कागज़ पे माता पिता, समाज और शिक्षक, ये सब अपनी अपनी कलम से कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। वही चीज़ आने वाले समय में उसके पर्सनालिटी को में रिफ्लेक्ट करेगी।
तो यहाँ बच्चा तो कोरा कागज था, लिखा तो हम लोगों ने है। तो हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम हाउ टू बिकम अ गुड फादर, हाउ टू बिकम अ गुड मदर, हाउ टू बिकम अ गुड टीचर, इन सब चीज़ों की आज आवश्यकता है समाज में। और इसको अंडरस्टैंड किए बिना हम कभी एक अच्छी पेरेंटिंग की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो ये पहले ज़माने में तो ऐसे नहीं होता था कि हाउ टू बिकम अ गुड फादर और गुड मदर? हाँ, बहुत तो बहुत इसकी- बढ़िया सवाल है आपका। यहाँ आप ये समझिए कि होता क्या था कि उस समय घर में चाचा भी है, ताऊ भी हैं, चाची भी हैं, मतलब जॉइंट फैमिली थी। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि जब बच्चा मान लीजिए किसी प्रेशर में है तो वो माँ के पास गया, माँ ने कहा कि अभी हम बात करते हैं या काम कर रहे हैं, थोड़ी देर से बात करते हैं, तो उसके पास माँ की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध थी, ताई के रूप में, दादी के रूप में, चाची के रूप में, बुआ के रूप में। तो वो जो आपसे बात कर रहा था वो जाके वहाँ बता देता था। और वो थर्ड पार्टी हैं, उनको उससे मैटर से मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने सुन लिया और समझने के बाद कहा कि अच्छा ठीक है, चलो अपन इस पर बात करते हैं। एटलीस्ट बच्चा डिस्चार्ज हो चुका है, वो अपनी बातें रख चुका है। तो इसलिए उस समय पे जो आज केवल एक माँ के ऊपर या पिता के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है पेरेंटिंग का, उस समय वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था 5-7 लोगों 10 लोगों में। कई उसके भाई बहन ऐसे होते थे जो उससे 8-10 साल बड़े हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंट फैमिली। अब वो 10 साल बड़ा भाई ने कोई आके बात बताई तो भाई ने समझा दिया, अरे चलता है, ऐसा है वैसा है, जो भी है उसको सेटल किया एटलीस्ट। तो उस समय पे आपको पेरेंटिंग को सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन आज आप सोचिए कि जब हम अकेले ही उस चीज को हैंडल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको अंग्रेजी में एक वर्ड है, मैनेजमेंट में कहते हैं रोल प्ले। आपको कई बार उसके भाई का रोल करना पड़ेगा, उसके बहन का रोल भी करना पड़ सकता है, कई बार आपको उसके दोस्त का रोल करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे रोल आप कर सकते हो, लेकिन बच्चे से आप अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें उसके लेवल पे उसको जाके समझाना और मनाना पड़ेगा। तो इसलिए पुराने समय में पेरेंटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज चूंकि न्यूक्लियर फैमिली है तो हमें पेरेंटिंग को अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है। तो ऐसा कहिए कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो बच्चे के इस व्यवहार के बदलाव का बहुत बड़ा रीजन है। बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। कोरा में किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि सामान्य तौर पे बड़े घर के लड़के लड़कियां, बड़े घर के बच्चे पैट्स रखते हैं अपने साथ, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? पेट भी एक जीव है और उसकी भी अपनी फीलिंग्स हैं, उसके भी अपने एक्सप्रेशंस हैं। तो चूंकि आज की डेट में एक सिंगल चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो चुका है, काफ़ी हद तक देखने में मिलता है कि दूसरा बच्चा नहीं लाना, तो हो क्या रहा है, कंपेनियनशिप बच्चे को नहीं मिल पाती। तो बच्चा अपने कंपेनियन के तौर पे वो अपने टॉयज़ को, किसी पेट को वो कंपेनियन के तौर पे ट्रीट करने लगता है। पहले क्या था कि 2 बच्चे 3 बच्चे थे ही, इतने तो मिनिमम थे। अब ऐसी स्थिति में उसको लड़ने झगड़ने, बात करने, इमोशनल ट्रॉमा झेलने, इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए वो लोग कारण बनते थे। उसी भाई से लड़ाई हो गई है और 1 घंटे बाद उसी भाई से फिर से प्यार मोहब्बत से रहने लगे। अब आप सोचिए कि जब एक बच्चा सिंगल है, वो अपने फीलिंग्स को कहाँ एक्सप्रेस करे, क्योंकि वो एक्सप्रेशन के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है माता पिता, क्योंकि माता पिता तो बहुत बड़े हैं उससे। दूसरा आप देखिए, एक समय था कि बच्चा उसमें खेलने जाता था, ग्राउंड पे बाहर खेलने जाता था, कॉमन मैदान होते। आजकल किस तरह की आइसोलेटेड सोसाइटीज़ बन गई कि आपको या तो खेलने की जगह है नहीं है, और है भी जगह तो आपको यही डाउट है कि जिस बच्चे के साथ खेल रहा है पता नहीं वो कैसा होगा। तो हम इतने डाउट्स क्रिएट कर चुके हैं कि हम अपने बच्चे को सिर्फ मीठा मीठा खिलाना चाहते हैं, अच्छा अच्छा खिलाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं जीवन में। जबकि गजब की बात यह है कि सापेक्षता का सिद्धांत होता है। कंपैरिजन कैसे होता है कि जब दिन आपको तभी अच्छा लगेगा जब आपकी रात गुजरी हो, सुख आपको तभी महसूस होंगे जब आपने दुख झेला हो, भूख जब आपको लगी होगी तब आपको रोटी का महत्व या खाने का महत्व समझ में आएगा। तो ठीक ऐसे ही जब तक बच्चा होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होता, होलिस्टिक में ग्रे एरिया भी है और ब्राइट एरिया भी है। वो लोग जो नेगेटिव सोच के हैं उनके साथ भी बच्चे को रहना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि ये गलत है तो क्यों गलत है और ये सही है तो क्यों सही है। तो सही और गलत के बीच में जब आप निर्णय लेते हो तो वहाँ सही और गलत 2 चीज़ें हैं। तो बच्चे को लेके हम इतने पॉजिटिव हो चुके हैं
कि हम उसको उसकी रियल लाइफ को फील करने का मौका नहीं दे पा रहे। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे को अच्छे और बुरे दोनों अनुभवों से गुजारिए। पुराने समय में आप देखिए कि हमारे पास बहुत चॉइस नहीं होती थी खाने की, राइट। भूख लगी है, अब भूख क्यों लगी है? क्योंकि आप 3 घंटे ग्राउंड में क्रिकेट खेल के आए हो, फुटबॉल खेल के आए हो और थक गए हो। अब आपको भूख लगी, कुछ भी चाहिए, तो लोग रोटी में अचार लगा के और नमकीन बीच में रख के और उसको खा के अपनी भूख मिटा लेते थे। अब आज की हालत देखिए, बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसको जो खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। जब खाने का मन नहीं कर रहा है तो जब नहीं खा रहा तो माँ बाप किस टेंशन में कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, तो उन्होंने कहा ये बना दूँ वो बना दूँ, कितनी सारी आप चॉइस दे रहे हो। यहाँ चॉइस से ज़्यादा जरूरी इस बात की है कि उसके अंदर भूख पैदा हो। उसके अंदर जब तक भूख पैदा नहीं होगी वो खाने को महत्व नहीं देगा। तो भूख भी तो आप देखिए ग्रे एरिया का पार्ट है। पहले के समय में बच्चे कब ग्रो कर जाते थे, बड़े हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। और आजकल पेरेंट्स की लाइफ जो है वो बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है उसको कहते हैं इन्फीरियरिटी। आपके अंदर जो हीन भावना है, हीन भावना कैसी होती है कि हम हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं कि मुझे जो जीवन में नहीं मिला मैं अपने बच्चे को वो दूंगा। सवाल ये है कि आपको जो उस समय जो परिस्थितियां, देश काल, वातावरण था, उस हिसाब से आपके माता पिता ने अपने हिसाब से बेस्ट किया होगा। बीइंग अ मदर फादर यदि आप देखें तो आज आप भी अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा बच्चों को करके दे रहे हैं, तो क्या माता पिता ने उस ज़माने में नहीं किया होगा? उस समय पर जो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी वो आपको नहीं मिली, लेकिन जो उपलब्ध थी वो तो मिलती थी। भाई पहले आपके पास स्विगी और जोमेटो नहीं होता था कि आपने खटाक से ऑर्डर कर दिया, यहाँ से पिज्ज़ा, यहाँ से वो मंगा दिया, तो आप क्या बोलते थे कि माँ हलवा खाने का मन कर रहा, मीठा खाने का मन कर रहा, तो माँ पूछ लेती अच्छा रसगुल्ले बना दें या हलवा बना दें या खीर बना दें। तो जो आपके पास विकल्प थे उपलब्ध वो उसमें से आपको बना के दे देती थी। तो यहाँ पे यदि आप देखें कि उस समय के जो हालात थे उस हिसाब से भी माँ बाप ने बहुत अच्छे से पाला होगा। ये चीज़ सोचना एकदम गलत है। लेकिन अब उस समय को और आज के समय को यदि आप कंपेयर करोगे तो आपको ये लगेगा कि आप विपरीत परिस्थिति में पले हो। अच्छा, ये भी सही बात है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं होता उसके अचीवमेंट भी नहीं होते। जिस आदमी के लाइफ में स्ट्रगल होगा वो उन स्ट्रगल को फेस करके और उन पे विजय हासिल करके उनको जीत के आगे बढ़ेगा और उसके लाइफ में एक स्टोरी होगी। अदरवाइज स्टोरी है ही कहाँ। यदि आपको सारी चीज़ें रेड कारपेट पे मिली हैं तो आपको तो पता ही नहीं कि जीवन का संघर्ष किसको कहते हैं। और संघर्ष उठाइए तो चाहे आप कोई युग पुरुष ले लीजिए, आप जो रामायण में से राम को निकाल लीजिए, हनुमान को, कोई भी आप कैरेक्टर निकालिए, आप देखेंगे लाइफ में संघर्ष तो है ही है। अब यहाँ हो क्या रहा है, पेरेंटिंग में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम उसको संघर्ष करने नहीं देना चाहते। अच्छा, जो संघर्ष कराना चाहते हैं हम वो हम अपने हिसाब से कराना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। बच्चा प्रेशर में तब आता है जब उससे वो काम करने के लिए आप उसको दबाव बनाते हैं जो उसके रुचि का नहीं है। अब यहाँ रुचि शब्द इस्तेमाल मैंने किया है, रुचि कहते हैं इंटरेस्ट। जब कोई चीज़ आप विथ इंटरेस्ट कर रहे हो तो उस काम में आपको थकान महसूस नहीं होती। और वही काम यदि आप सामने वाले की रुचि का कर रहे हो लेकिन वो आपकी रुचि का नहीं, आपके इंटरेस्ट का नहीं है, तो आप देखना आप उसमें थकान महसूस करेंगे, बोझिलता महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सेम चीज़ तो नौकरी में भी लोगों के हो रही है। नौकरी यदि सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो लेकिन आपको काम का मजा नहीं उठा रहे हो तो पैसा आ भी रहा है लेकिन आप दुखी हो। सेम चीज़ आप बच्चों के साथ देखिए कि उनसे ऐसे विषयों को पढ़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जो उनके पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है। जो उनका इंटरेस्ट है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो अब प्रश्न यह है कि जीवन किसका है? जीवन आपका नहीं है। आपने अपने विषय को चुना, अपने जीवन को चुना, जीवन के जीने के तरीकों को चुना, ये आपकी फ्रीडम है। तो सेम फ्रीडम तो बच्चे को भी देना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि बच्चे इतने छोटे हैं या अभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो हम बेटर ले सकते हैं। ये असल में एक शब्द आता है अनुभव और एक्सपीरियंस कहते हैं ना, और एक होता है रेफरेंस। रेफरेंस और एक्सपीरियंस में बड़ा फर्क है। हर व्यक्ति को रेफरेंस लेना तो चाहिए लेकिन उस रेफरेंस को लेने के बाद उस रेफरेंस को एक्सपीरियंस भी मैं कन्वर्ट करूं। तो बच्चे को, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का डिसीजन अभी सही नहीं है, तो यहाँ मैं चाहूँगा कि बच्चे को डिसीजन लेने में मदद करिए, उसको डिसीजन मत दीजिए।
उसको डिसीजन लेने में मदद देनी है और अपने रेफरेंसेस देना है कि मेरी अपनी समझ इतनी है और मैं इतना जानता हूँ, और तुम्हारा जो तुम्हारी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का एक्स या वाई पर्सन जानकार है, तुम एक बार उससे मिल लो, वो तुम्हें सही सलाह देगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पीएमटी मेडिकल की तैयारी करना चाहता है। अब मेडिकल की तैयारी करना चाहता है और आपके खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, तो आपका फैमिली डॉक्टर तो होगा, आप अपने फैमिली डॉक्टर से उसको मुलाकात कराइए, ताकि वो, आपने रेफरेंस दिया, उस रेफरेंस को वो अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करे। वो व्यक्ति ऑलरेडी डॉक्टर बन चुका है, उसी प्रोसेस से गुजरा है, तो वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा है, ना कि रेफरेंसेस। वहाँ एक्सपीरियंस शेयर हो रहे हैं। तो एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। हर विषय पे माता पिता का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, आप हर विषय के ज्ञानी और विद्वान नहीं हो सकते। तो जो है विद्वान, उसके संपर्क में बच्चे को लाइए। तो बच्चे को डिसीजन लेने में सपोर्ट करिए, उसको डिसीजन मत दीजिए, क्योंकि बाद में पूरे जीवन वो इस बात के लिए आपको ब्लेम करता रहेगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू मेरी लाइफ हेल हो गई, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरा जीवन खराब हो गया। तो ये कर्स आपको लाइफ में क्यों उठाना है? इसकी आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। पर ये तो सच है कि ये देखने में आ रहा है कि बच्चे आजकल बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। व्यवहार में तो बदलाव आया है कहीं ना कहीं, तो इस बदलाव का कारण क्या है? यहाँ थोड़ा सा साइकोलॉजी को मैं इन्वॉल्व करना चाहूँगा। प्राय तौर पे कोई बच्चा, या बच्चा नहीं, कोई व्यक्ति भी ले लीजिए, जब वो क्रोध करता है तो उस क्रोध के पीछे कहीं प्रेम के अभाव का वो होता है, कारण होता है प्रेम का अभाव। उसको ये महसूस होना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। जैसे आप भी अपने जीवन में लीजिए, अभी बच्चे को थोड़ा अपन अलग करते हैं, आप अपने ऊपर उतारिए। यदि आप क्रोध कर रहे हैं किसी व्यक्ति से जिससे आप दुखी हैं, तो क्रोध तो उस पर किया जाता है ना जिससे आपका प्रेम और आकर्षण हो। आप सड़क चलते हर आदमी से तो क्रोध नहीं करते, क्योंकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो जिससे लेना देना है, जो आपके लाइफ में महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपके मन में प्रेम भी आता है और क्रोध भी आता है। तो क्रोध के बाद आपके साथ यदि सामने वाला भी क्रोध से आपको जवाब देने लगे, तो क्या वो चीज़ें सेटल होंगी? नहीं होंगी। यहाँ उम्मीद ये थी कि जब मैं क्रोध कर रहा था तो सामने वाला व्यक्ति मुझे अपना स्नेह देता, कि हाथ पकड़ा उसने, मुझे गले लगाया और कहा कि यार ठीक है, आई एम सॉरी, तुम्हारा दिल दुखा, मैं नहीं चाहता था। ये अगेन ये फील करने वाली चीज़ें हैं, ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम फील तो कर जाते हैं बट अंडरस्टैंड नहीं करते। हम ये नहीं जानना चाहते कि ये व्यवहार हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो इस उम्र में, यदि एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि वो क्रोध क्यों कर रहा है। और उसको यदि और जल्दी सेटल करना चाहते हैं तो यहाँ सबसे पहला सेंटेंस होना चाहिए कि आई एम सॉरी, मेरे कारण तुम्हारा दिल दुखा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये एक मैजिकल वर्ड है। जैसे ही कान ये सुनते हैं कि आई एम सॉरी, तो आप तुरंत सेटल डाउन होते हैं। जो जितना आपके अंदर विसंगतियाँ होती, जितना आंदोलन होता है, वो सेटल हो जाता है। जब सेटल हो चुका है तब वो सुनने, समझने और आपसे बात करने की स्थिति पे है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था कि अति क्रोध में कोई निर्णय मत लीजिए, अति उल्लास और अति प्रेम में कोई कमिटमेंट मत करिए। ये सारे फंडामेंटल जो वैदिक कल्चर के हैं वो मामूली नहीं है, वो एक कंप्लीट रिसर्च और एनालिसिस के बेस पे किए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम वो चीज़ें कभी अपनी लाइफ में उसको ग्रूमिंग का पार्ट बनाते ही नहीं। यदि जब तक आप वो अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, आप बच्चे छोड़िए, आप किसी रिश्ते को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझें कि बच्चों के ग्रूमिंग को या बच्चों के व्यवहार पे यदि वाकई आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा ज़रूरी है कि पहले आप अपनी प्रकृति को अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ एक बड़ा गजब का वो है, एक सवाल खड़ा होता है कि ये कोई ब्लड रिपोर्ट और पैथोलॉजी की रिपोर्ट तो है नहीं कि हमने ब्लड टेस्ट कराया और उससे पता लग गया कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। तो मुझे जितनी जानकारी है उसमें विज्ञान के पास अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को अंडरस्टैंड किया जा सके। हाँ, वो कैसे कर सकते है ना? हैं? तो साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत है। ओके। अब साइकोलॉजी भी क्या है? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। अब भारत में जहाँ आदमी की एक पर्सनल लाइफ है, एक फैमिली लाइफ है, एक सोशल लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, तो एक ही आदमी 4 चेहरे लेके जी रहा है। हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि जब कोई ऐसा टेस्ट हो तो हम अपने पॉजिटिव तो छुपा ही जाएंगे ना, नेगेटिव छुपा छुपा ही जाएंगे। राइट। तो हो क्या रहा है कि
उन 4 चेहरों के कारण आप खुद ही ये नहीं डिसाइड कर पाते हो कि यहाँ मैं क्या डिसीजन लूँ, यहाँ मैं क्या जवाब दूँ। तो साइकोलॉजी को इसलिए मैं भारतीय जो हमारी संस्कृति और परिवेश है उसमें मैं उतना प्रभावी नहीं मानता। लेकिन वैदिक विषय में, वैदिक कल्चर में, वांग्मय में एक विषय ऐसा है, 2 विषय जिससे आप एक व्यक्ति की प्रकृति एनालिसिस कर सकते हो। फर्स्ट वन इज एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, एंड सेकेंड वन इज आयुर्वेद। आयुर्वेद और ज्योतिष की एक खासियत है कि आयुर्वेद का व्यक्ति केवल आपकी 3 उंगलियां आपकी नाड़ी पे रखेगा और वो आपको ये डिज़ाइन कर लेगा, वो आपका एक खाका खींच लेगा कि ऐसा व्यक्ति वात प्रधान है, पित्त प्रधान है कि कफ प्रधान है। अब ये वात, पित्त और कफ क्या है? तमोगुणी है, सतोगुणी है कि रजोगुणी है? तमोगुणी मतलब अग्नि प्रधान है, क्रोध जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। रजोगुणी है तो उसका अलग मूल रूप है, प्रकृति है। कफ प्रधान है तो अलग गुण है। तो उससे एटलीस्ट आपके बारे में वो ये समझ सकता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हो, तो आपको कैसे हैंडल करना है। ज्योतिष में भी एक बड़ी खासियत है कि किसी व्यक्ति की जब आप कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली में प्लैनेटरी जो पोजीशन होती है, उन पोजीशन के बेस पे एक व्यक्ति के बारे में आप एक रफ खाका खींच सकते हैं कि ये व्यक्ति के ऐसे होने की संभावना ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति का, जैसे आपके घर में कोई आए और गेस्ट आए, आपको ये पता लग जाए कि इनको जो है खीर बड़ी पसंद है, तो आप हॉस्पिटैलिटी के कारण आप देखेंगे कि आप उनके लिए खीर बना के रखेंगे, क्योंकि आप अपना हॉस्पिटैलिटी शो करना चाहते हो। अब ये पता होगा ना कि खीर पसंद है तभी आप बनाओगे, अदरवाइज़ आपके पास तो आपको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप ऑफ़र करोगे ये ले आए, ये ले आए, क्या करें हम, ताकि आप प्रसन्न हो। ठीक इसको ऐसे ही लीजिए कि पर्सनालिटी एनालिसिस यदि आपकी हो गई है, आपके बच्चे के बारे में आपको पता है कि उसकी शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं मैनेजमेंट में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। यदि किसी व्यक्ति की आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट्स पता है, आपकी अपनी खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट्स पता है, और इन पे यदि आपने काम कर लिया, तो पहले दूसरे पे काम करने से पहले हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े, वीकनेस जो है वो रिकवर हो, उसको कवर करें, और थ्रेट्स समाप्त हों। तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वीकनेस कम हो जाएगी, थ्रेट्स अपने आप कम हो जाएंगे। वो एक फॉर्मूला है। तो जब आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने बच्चे पे भी उसके बेस पे काम करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि वो एक नेचुरल तरीके से ग्रूम होगा और वो वैसा ही होगा जैसा ईश्वर ने उसको बना के भेजा है। हम उसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, क्योंकि तब यदि आपको स्ट्रेंथ पता लग जाए, एक बच्चा गाना बहुत अच्छा गाता है, संगीत में बड़ा जो है इंटरेस्ट है, अब आपने उसको बोल दिया कि साहब आईआईटी की तैयारी करनी है। अब आईआईटी की तैयारी करनी है तो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, लॉजिक के लिए, एल्गोरिथम के लिए। उसका बेचारे का राइट ब्रेन डोमिनेंस है और वो आर्ट और ह्यूमैनिटी की तरफ फोकस कर रहा है, या उसकी बाय डिफ़ॉल्ट पर्सनैलिटी जो ईश्वर ने दी है, जो नेचुरल एप्टीट्यूड है, वो इसका है। यहीं पे क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। बजाय इसके हमें क्या करना चाहिए कि उसकी जो, जब हमें ये पता लग गई कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो राइट ब्रेन रिलेटेड है, राइट ब्रेन डोमिनेंस है, तो राइट ब्रेन डोमिनेंस से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं और जो बिहेवियर है वो उसके साथ अप्लाई कर दीजिए। ऑब्वियस है कि उसके और आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। अच्छा, आप क्यों उसके रिश्ते मधुर करना चाहते हैं, क्यों करना चाहिए? इंपॉर्टेंट एक माता पिता के लिए मेरी अपनी एक सोच है, एक माता पिता हमेशा अपने बच्चे को अपने से बेहतर, अपने से सुखी और अपने से ज़्यादा संपन्न देखना चाहते हैं। लेकिन ये तो चाहत अच्छी है कि मैं इन सब को पाने के लिए आपको सिस्टम दूं, सपोर्ट दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, और मैं चाहता हूं तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, मैं चाहता हूं तुम्हें लॉयर बनना। मैं नहीं चाहता हूं। आप कौन होते हो चाहने वाले? आप भी इस दुनिया में एक ईश्वर की एक, समझिए कि इस पूरी दुनिया की जो फिल्म है, उस फिल्म में आपको एक किरदार मिला है, तो आपके बच्चे को भी एक किरदार मिला है, आपके भाई को भी एक किरदार मिला, आपके आसपास के हर आदमी को एक रोल मिला हुआ है। उसके रोल में आपको क्यों घुसना है? हाँ, उसके रोल में आप असिस्ट क्या कर सकते हो, सपोर्ट क्या कर सकते हो, आप वो डिज़ाइन कर सकते हो, बट उसके रोल को चेंज करने की कोशिश करना मतलब आप ईश्वरीय व्यवस्था को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड प्रकृति। जो वैदिक कल्चर में उसको प्रकृति एनालिसिस कहते हैं, प्रकृति दर्शन। तो आयुर्वेद और ज्योतिष एक ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से आप एक बच्चे को, एक व्यक्ति को कंप्लीट एनालाइज करके ये समझ सकते हैं कि इसके लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो यदि अभी इसको लेके उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, नहीं है। यदि ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी, और 1-to-1 तो होता ही है कि लोग यदि इसको आगे बढ़ें
और इस क्षेत्र में भी सोचना शुरू करें, तो साइंस में तो कोई व्यवस्था नहीं है, कम से कम वैदिक कल्चर में तो है, वैदिक विज्ञान में तो है, तो हम उसको इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, और मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स स्पेशली मदर्स का, कि कई बार क्या होता है हम अपने बच्चे को बोलते रहते हैं, ना तो वो सुनता है और ना ही वो रिस्पॉन्ड करता है। तो आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि हम कैसे बात करें कि वो हमारी बात सुने? इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इस पे भी थोड़ा सा पीछे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बच्चा बात तब नहीं सुनता है जब घर में पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग कम होती है। यदि पिता ने कोई बात कही है और माँ ने इग्नोर किया है, माँ ने कोई बात की है और पिता ने इग्नोर किया है, यही इग्नोरेंस वो कोरे कागज पे छप जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जरूरी क्या है कि पहले आपको अपने आपसी संबंधों को बेहतर बनाना होगा। जैसे यदि किसी घर में पिता के द्वारा घर में पत्नी का, अपनी वाइफ का, अपने मदर का, या जो भी घर में स्त्रियां हैं, यदि वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यकीन मानिए उसकी संतान भी स्त्रियों की रिस्पेक्ट करने की उसकी आदत हो जाएगी। यदि वो ये देख रहा है कि कोई आया है और माँ ने या पापा ने सबसे पहले उनको पानी दिया है, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा देखिएगा जैसे बड़ा होगा ना, वो पानी ला के देगा, क्योंकि उसको उसके व्यवहार में आपने वो शामिल किया है। तो नॉर्मली ये जो रोना होता है, बहुत सुनने में आता है कि सुनता नहीं बच्चा। एक्चुअली सुन तो हम भी नहीं रहे, परेशानी यहाँ ये है। लेकिन होता क्या, दिया तले अंधेरा होता है, हमें नहीं पता होता कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। और गजब की बात ये है, साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चा कभी वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। आज फॉर एग्जांपल मेरे घर में शाम को आरती होती है, पूजन होती है, तो दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोक हैं, मंत्र हैं जो मैं रूटीन में बोलता हूँ। बच्चे सुनते सुनते आज स्थिति हो गई कि कभी मैं यदि घर में नहीं भी होता हूँ तो मेरे सक्सेसर के तौर पे वो मंत्रों का पाठ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग पूजा। अब हमने इसके लिए, आज मैं इससे कहूँ कि मुझे वो मंत्र लिख के बता दो तो वो नहीं लिख सकता बच्चा। क्यों? क्योंकि श्रुति और स्मृति, देख के और सुन के जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा प्रभावी होती हैं और सीखने की पद्धति ज़्यादा बेहतर है। उसको लिखना ये बात की प्रोसेस है। आपने कोई चीज़ लिख के याद करने की कोशिश की है और एक है कि उसको प्रैक्टिकल करके किया है। तो जो प्रैक्टिकल किया है वो आपको याद रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फिल्म जब देखते हो, एक फिल्म की स्टोरी पढ़ो और एक फिल्म देखो, तो फिल्म को देखने के बाद आपको डायलॉग, उसके गाने, वो सारे याद रहेंगे। लेकिन आपने यदि उसको स्टोरी के तौर पे पढ़ा है तो आपको उतना याद नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ दो सेंस काम कर रहे हैं, आपकी आंखें काम कर रही हैं और जो है आपका जबान काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपके 5 सेंसेस इन्वॉल्व हैं, तो वो 5 सेंसेस जो है वो ज़्यादा बेहतर आपकी स्मृति को बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों के न सुनने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम परस्पर नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, कई बार आप देखिए बच्चे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम नहीं सुनते, अभी चुप रहो। तो ये हमें क्यों नहीं पता लगता कि हम ऐसा कर रहे हैं? यदि एक बच्चे की आवाज़ आई है तो आप बच्चे की आवाज़ मत समझिए उसको, आप तो एक समझिए कि एक जीवात्मा की वो आवाज़ है। तो वो जीवात्मा की आवाज़ है तो उसको भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान एक बड़े व्यक्ति को मिलता है, एडल्ट को मिलता है। मान लीजिए आपके घर से आपके ससुर की या आपके पिता की आवाज़ आई तो आप तुरंत सुनोगे, लेकिन आपके बच्चे की आवाज़ आई तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। अब सवाल यह है कि इग्नोर क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि एक घर का बड़ा है और एक छोटा है? नहीं, कई बार हम भी कई सारे कामों में बिजी होते हैं ना, हर समय हम एकदम अटेंशन नहीं दे सकते। देखिए, कान का एक बड़ा गुण है, वो ना हाँ और रिस्पॉन्स पसंद करते हैं। बिल्कुल। जैसे आपको किसी ने आवाज़ लगाई और आप केवल इतना बोल दीजिए हाँ आते हैं, तो हाँ आते हैं सुन के वो थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखेगा कि मेरी बात सुन ली गई है। लेकिन यदि आपने रिस्पॉन्स ही नहीं किया हाँ, तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ाएगा, 2 बार 3 बार बोलेगा और आप देखेंगे कि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। जहां उसने पहले बड़े प्यार से बुलाया था, दूसरी बार थोड़े मॉडरेट तरीके से बुलाएगा और तीसरी बार में चिल्ला के कि सुनाई नहीं दे रहा है क्या। तो ये व्यवहार तो बच्चे में भी होगा, बड़ों में भी होगा। तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी इतनी तो कि हम रिस्पॉन्ड कर दें। हम खुद भी कई बार इतने व्यस्त और इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों में कि हम उस आने वाली ध्वनि को, उस आने वाली डिमांड को हम समझ ही नहीं पाते। अच्छा, वही डिमांड यदि घर के किसी बड़े से आई है जहां आप डर के रहते हो, जिससे डिसिप्लिन में हो, तो आप तुरंत जी आए, है ना। लेकिन अब वही बच्चे ने आया तो यहाँ क्या हो गया? ये विभिन्नता क्यों है?
वो छोटा है इसलिए हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना है और वो बड़ा है इसलिए हमें रिस्पॉन्ड करना है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल और जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों की इस व्यवहार के लिए। कई बार होता है कि बच्चा बहुत बार जिद कर जाता है, तो ये समझ नहीं आता कि बच्चे की जिद कब तो पूरा करें और कब नहीं। बहुत अच्छा, ये कैसे समझे? इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको वैदिक कल्चर या वैदिक साहित्य की तरफ लेके चलता हूँ। महाभारत में दुर्योधन की जिद क्यों पूरी की गई? यदि दुर्योधन की जिद नहीं पूरी की जाती तो आपको लगता है कि महाभारत होती? नहीं होती। नहीं होती। तो जिद का भी सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष है। एक बच्चा सॉकेट में उंगली डाल रहा है, आप कितना ही मना करते हो बट वो सॉकेट में डाल रहा है। एक बार आपके सामने हो गया, आपने बचा लिया, दूसरी बार हो गया, बचा लिया। एक समय आपकी अनुपस्थिति में जब वो डालेगा और जब उसको झटका लगेगा करंट का, उसके बाद वो नहीं डालेगा। तो यहाँ मैसेज ये है कि बच्चे की जो जिद हैं यदि वो नकारात्मक हैं और उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं तो आपको जानते बूझते तो वो नहीं पूरी करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, आप कोई नेगेटिव एक्शन लोगे, लो, उसके रिपरकेशन आपको झेलना है। बच्चा यदि जहर खाने की डिमांड कर रहा है या जिद कर रहा है तो क्या आप देंगे? तो हम जहर शब्द जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसकी जीव हानि सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे नाजायज डिमांड्स को पूरी करते करते एक समय आपको ये पता ही नहीं लगता कि आपने कितनी नाजायज डिमांड पूरी की है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। दौड़ने के लिए जूते नहीं चाहिए होते, दौड़ने के लिए पैर चाहिए। तो आप पैरों पे काम करोगे या नए नए शूज़ लेके आओगे? ऑब्वियस है कि आपको जूतों पे काम करने की बजाय, जूतों की परचेजिंग की बजाय आपको अपने पैरों पे की स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। मुझे एक नाम याद आता है, हिमा दास, एडिडास, डैश एडिडास करके एडिडास ने एक ब्रांड लॉन्च किया जब हिमा दास ने गोल्ड मेडल लिया। और वो हिमा दास नंगे पैर दौड़ती थी। तो यहाँ जूतों का महत्व नहीं है, जूता तो एक सपोर्ट सिस्टम है, एक सपोर्ट है, बट स्ट्रेंथ तो पैरों में है ना। तो यहाँ पे माँ बाप को ये चाहिए कि वो ये देखें कि बच्चे की आप स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो या सपोर्ट सिस्टम पे। सपोर्ट सिस्टम सेकेंडरी है, प्राइमरी है स्ट्रेंथ। तो यदि वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कोई डिमांड करता है आप जरूर पूरी करिए, बट वो सपोर्ट सिस्टम पे बात कर रहा है तो आप उसको इग्नोर करिए, उसके साथ बार्टर करिए कि ये करके दिखाओ, देन हम ये दे देंगे। अब जैसे एक बच्चे को डे 1 से प्रोफेशनल बैट खेलने के लिए क्यों चाहिए 10,000 रुपये का? 1,500 का भी बैट आता है। पहले 2-3 बैट तोड़ लो, जब तुम इस लायक हो जाओ 10,000 का बैट आ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खेलते खेलते जब खेल के धनी हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, तो दुनिया के लोग आके तुम्हें एक बैट गिफ्ट कर रहे होंगे कि भाई मैंने बैट गिफ्ट किया, आप तो बस अच्छा खेलो। तो ये क्या, ये किस पे काम हो रहा? ये स्ट्रेंथ पे काम हो रहा। तो एक समय जब आप स्ट्रेंथ पे बच्चे के काम करना शुरू करेंगे बजाय इसकी डिजायर्स के, तो आप देखेंगे कि उसकी एक बेहतरीन परवरिश हो रही है और आउटकम अच्छे आ रहे हैं। पहले से आजकल की पेरेंटिंग स्टाइल में भी काफ़ी फ़र्क आया। पेरेंट्स की ये सोच कि हमको जो नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिले, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, कारण मैंने है? इसके पहले भी बताया, एक हीन भावना है, ये एक नेगेटिव कंपैरिजन है। आप अपने माता पिता की परवरिश का अपमान करते हैं जब आप ऐसा सोचते हैं। कोई, जब आप अपने आप को माता पिता बन के देखिए और आप हैं तो आप समझिए कि आप अपने बच्चों के लिए आपकी जो फीलिंग्स हैं, क्या आपके लिए आपके माता पिता की फीलिंग्स नहीं रही होंगी? थी। उस समय देश काल और वातावरण अलग था, लेकिन उस वातावरण, देश और काल के अलग होने के बावजूद उनकी भी फीलिंग्स वैसी ही थी जैसी आज आपकी हैं। तो आप उनकी पेरेंटिंग पे या उन्होंने जो हम जिस अभाव में रहे, कोई माता पिता अपने बच्चों को अभाव में नहीं रखता, ये मैं मानने तैयार नहीं हूँ। माता पिता यदि 4 रोटी रखी हैं तो 2 रोटी की भूख यदि बच्चे को है तो वो 2 रोटी की भूख पहले उसकी मिटा देंगे और माता पिता 1-1 रोटी खा लेंगे। कोई दुनिया में माता पिता ऐसा नहीं, क्योंकि इट इज़ कॉल्ड डीएनए इफेक्ट। बायोलॉजी में डीएनए इफेक्ट आप पढ़ेंगे कि एक संतान के लिए एक पिता और माता सेक्रीफाइस कर जाते हैं लाइफ को। ये सिर्फ डीएनए का वो है, इफेक्ट है। तो ये सोच के अपने बच्चों को पालना कि मेरे पिता और माँ ने जो अभाव हम रहे हैं वो इनको नहीं होगा, ये अपने माता पिता की परवरिश पे एक बहुत बड़ा उसका अपमान है। मुझे वो उचित नहीं लगता, ये थॉट प्रोसेस ही गलत है।
तो इस पॉडकास्ट को लेके, बच्चों के व्यवहार को लेके आप कुछ हमारे व्यूअर्स को सजेशन या टिप्स देना चाहेंगे क्या? हाँ, मैं इसके माध्यम से ये ज़रूर टिप दूंगा कि आप अपनी प्रकृति एनालिसिस स्वयं करवाएं और अब बच्चे की प्रकृति एनालिसिस करें, साइकोलॉजी को भी यूज़ करें और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एस्ट्रोलॉजी को भी यूज़ करें, इवन आयुर्वेदा को भी यूज़ करें। तो होलिस्टिक अप्रोच में आपके बच्चे की और आपकी खुद की आपको जानकारी मिलेगी कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, बच्चे की वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारी क्या है। तो जितना आप अपने बारे में समझेंगे, जितना आप अपने बच्चे के बारे में समझेंगे, उतना आसान होगा उसके साथ जीवन को बेहतर तरीके से जीना। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, और अपने बच्चे से रिलेटेड भी कोई पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट से कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड। थैंक यू।